नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीए इंटर कॉर्पोरेट लॉज के एक ऐसे चैप्टर की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो हर कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। बिल्कुल। ये कंपनी एक्ट का चैप्टर 9 है और हम आज धारा 128 से 138 तक के पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक तरह से एक कहानी है। आज हम एक कंपनी के खातों की पूरी लाइफ स्टोरी देखने वाले हैं। अच्छा। उनके जन्म से लेकर यानी सेक्शन 128 में उन्हें कैसे बनाया जाता है, फिर वो दुनिया के सामने कैसे पेश होते हैं सेक्शन 129 के तहत, और अगर उनमें कोई गलती हो जाए तो उन्हें सुधारा कैसे जाता है। बिल्कुल। और इस कहानी में कुछ गार्डियन फिगर्स भी हैं, जैसे एनएफआरए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इन खातों पर नजर रखते हैं। हाँ, वो भी हैं। हम कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारियों यानी सीएसआर पर भी बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि ये खाते शेयर होल्डर्स और सरकार तक कैसे पहुंचते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन साफ है। बिल्कुल। हर सेक्शन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एग्जाम के हॉट टॉपिक्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और वो छोटे-छोटे पॉइंट्स जहां से एमसीक्यूज बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। सब कुछ कवर करना है, वो भी एकदम आसान भाषा में। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। खातों का जन्म सेक्शन 128। तो सबसे पहले सेक्शन 128 कहता क्या है, कंपनियों को खाते बनाने क्यों हैं और मतलब कैसे। देखिए, कानून कहता है कि हर कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं है, इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। 3 स्तंभ? हाँ। पहला, ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब आपके खाते कंपनी की असली और साफ तस्वीर दिखाएं, कोई हेरा फेरी नहीं। ठीक है। दूसरा, अक्रूअल बेसिस, मतलब इनकम या एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो जब वो हुआ है, ये मत देखो कि पैसा कब आया या गया। राइट। एग्जैक्टली। और तीसरा, डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। ये तो हुए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये तो बेसिक्स हो गए, लेकिन असली सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर। हाँ। जैसे इन किताबों को रखना कहाँ है, क्या वर्क फ्रॉम होम के जमाने में इन्हें घर पर रख सकते हैं? अच्छा सवाल है। कानूनन इन्हें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखना होता है। ओके। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो भारत में किसी और जगह पर भी रख सकते हैं। अच्छा। शर्त बस इतनी है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 7 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रार को फॉर्म AOC 5 में बताना होगा। AOC 5, ठीक है। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना बिल्कुल अलाउड है, बशर्ते वो रिकॉर्ड्स भारत में हर समय एक्सेसिबल रहें। और यहीं पर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है जो मुझे लगता है Jan 26 एग्जाम्स के लिए एक गारंटीड क्वेश्चन है, ऑडिट ट्रेल। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। 1 अप्रैल 2023 से ये नियम लागू हो गया है। अब हर कंपनी को ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना होगा जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर हो और जिसे डिसेबल ना किया जा सके। 1 मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। ऑडिट ट्रेल मतलब क्या? क्या ये खातों पर एक तरह का CCTV कैमरा है? परफेक्ट एनालॉजी। ये बिल्कुल एक परमानेंट डिजिटल CCTV ही है। हर एंट्री कब बनी, किसने बनाई, कब बदली गई, किसने बदली, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अच्छा। इसे लाया इसलिए गया ताकि बैकडेटेड एंट्रीज डालकर जो हेराफेरी होती थी उसे रोका जा सके। एक फ्यूचर सीए के लिए इसका मतलब है कि अब काम सिर्फ गलती ढूंढना नहीं, बल्कि उस डिजिटल फुटप्रिंट को एनालाइज करना है जिससे मिटाया नहीं जा सकता। और इन रिकॉर्ड्स को कितने समय तक संभाल कर रखना पड़ता है? 8 साल? सही कहा मैंने? एकदम सही। कम से कम 8 वित्तीय वर्षों तक। और ये 8 साल का फिगर याद रखिएगा, ये आगे सेक्शन 130 से भी जुड़ेगा। ठीक है, तो खातों का जन्म हो गया, CCTV भी लग गया। अब ये दुनिया के सामने कैसे पेश होंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? वो है सेक्शन 129 का एरिया। जब ये रिकॉर्ड्स एक फाइनल शेप लेते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। इनके लिए 2 बड़ी शर्तें हैं। क्या है वो? पहला, इन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब AS या IND AS के हिसाब से बनाना होगा। और दूसरा, इन्हें शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही बनाना होगा। शेड्यूल 3 में तो बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट दिया हुआ है। बिल्कुल। और उन बड़ी कंपनियों का क्या, जिनकी बहुत सारी सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनीज है? उनके लिए सेक्शन 129 एक और रिक्वायरमेंट डालता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी CFS बनाने की। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक परिवार में 4 लोग कमाते हैं तो हर एक की अपनी इनकम स्टेटमेंट होगी। लेकिन परिवार की कुल आर्थिक स्थिति जानने के लिए आपको सबकी इनकम को जोड़ना होगा। CFS वही काम करता है।
पूरे ग्रुप की एक सिंगल फाइनेंशियल पिक्चर देता है। यहाँ एक क्लासिक एग्जाम की स्टडी बनती है। मान लीजिए कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पाती, तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो कंपनी को 3 बातें डिस्क्लोज करनी होंगी। ये रट लीजिए। बताइए। 1, डिविएशन क्या है। 2, डिविएशन का रीजन क्या है। और 3, इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा। ओके। अगर ये तीनों बातें नहीं बताएं तो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। ठीक है, तो खाते बन गए, दुनिया के सामने पेश भी हो गए, लेकिन क्या एक बार फाइनल हुए खातों को बदला जा सकता है? क्या कोई Ctrl+Z का ऑप्शन है? Ctrl+Z तो नहीं, लेकिन 2 बहुत स्पेसिफिक रास्ते हैं। सेक्शन 130 और 131। ये तब होता है जब खातों में कुछ गड़बड़ हो। सेक्शन 130 है इनवॉलंटरी रीओपनिंग, मतलब जब आप खुद नहीं चाहते पर आपसे खाते दोबारा खुलवाए जाते हैं। मतलब जब आप पकड़े जाते हैं। एग्जैक्टली। ये तब होता है जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल को लगता है कि पिछले खाते या तो धोखाधड़ी, फ्रॉडलेंट मैनर में बनाए गए थे, या कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज थे। अच्छा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी जैसी एजेंसियां अप्लाई कर सकती हैं। और कितने पुराने खाते खोले जा सकते हैं? यहाँ वो 8 साल वाला पॉइंट काम आता है जो हमने सेक्शन 128 में डिस्कस किया था। अच्छा, वो प्रिजर्वेशन पीरियड वाला। हाँ, आमतौर पर पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक के खाते ही रीओपन किए जा सकते हैं। लॉजिक सिंपल है, जितने साल तक रिकॉर्ड रखने हैं उतने ही साल तक की जांच हो सकती है। ठीक है, ये तो हुआ इनवॉलंटरी। दूसरा रास्ता क्या है? वो है सेक्शन 131 वॉलंटरी रिवीजन। ये तब होता है जब डायरेक्टर्स को खुद एहसास होता है कि अरे, हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड्स रिपोर्ट बनाने में कोई गलती हो गई। वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में से किसी के लिए भी रिवीजन के लिए ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल की परमिशन के बाद ही वो रिवाइज स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। मतलब एक रास्ता है जब आपको पकड़ा जाता है, और दूसरा जब आप खुद अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन गार्डियंस की जो इन सब पर नजर रखते हैं। मानक कौन तय करता है और जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ NFRA का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल। सेक्शन 132 हमें इंट्रोड्यूस कराता है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से। इसे आप अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन का सुपर कॉप या बिग बॉस समझ सकते हैं। सुपर कॉप? बिल्कुल। ऐसा क्या है जो NFRA को इतना पावरफुल बनाता है? NFRA के पास प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए CA या CF फर्म्स की जांच करने की पावर है। ओके। और अगर कोई दोषी पाया गया तो सजा बहुत गंभीर है। NFRA 1 लाख से लेकर फर्म के केस में फीस के 10 गुने तक का जुर्माना लगा सकता है। अच्छा। और साथ ही उस CA या फर्म को 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए डीबॉर यानी प्रैक्टिस करने से रोक सकता है। 10 साल? हाँ, 10 साल का डीबॉर्मेंट एक करियर एंडिंग पेनल्टी है। बाप रे। और स्टैंडर्ड्स बनाने में NFRA का क्या रोल है? सेक्शन 133 कहता है कि NFRA ही सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेकमेंड करता है, जिसे बाद में सरकार नोटिफाई करती है। तो स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी और रेलेवेंस सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी NFRA की ही है। ये तो हुई बाहरी निगरानी। कंपनी के अंदर गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी, जिम्मेदार कौन है? यहाँ आता है सेक्शन 134 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियों के बारे में है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन कौन करेगा, ये केस स्टडी के लिए एक हॉट टॉपिक है। हाँ, ये बहुत आता है। याद रखिए, चेयरपर्सन अगर बोर्ड ऑथराइज करे, या फिर कम से कम 2 डायरेक्टर्स जिसमें से एक MD होगा अगर कंपनी में MD है। ठीक है। इनके साथ साथ CEO, CFO और कंपनी सेक्रेटरी अगर हैं तो वो भी साइन करेंगे। और इसी सेक्शन में डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट यानी DRS का भी जिक्र है, जो बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा होता है। इसे आसान भाषा में समझाएं तो ये क्या है? DRS को आप डायरेक्टर्स का एक कानूनी शपथ पत्र या एफिडेविट समझ सकते हैं। शपथ पत्र? हाँ, इसमें वो लिख कर देते हैं कि हाँ, हमने अपना काम ठीक से किया है। इसमें वो कंफर्म करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं, पॉलिसी सही हैं, एसेट्स को बचाने के लिए प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स हैं, और खाते गोइंग कंसर्न बेसिस पर बने हैं। मतलब हमें लगता है कि कंपनी अगले 1 साल तक चलती रहेगी। लिस्टेड कंपनीज के लिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे भी कमेंट करना होता है। ये डायरेक्टर्स की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को पिन पॉइंट करता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी तय हो गई, पर आजकल बात सिर्फ मुनाफे की नहीं होती, समाज के प्रति जिम्मेदारी की भी होती है। चलिए CSR पर आते हैं। सेक्शन 135 मुझे लगता है अमेंडमेंट्स के बाद ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। विदाउट अ डाउट, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम का एक एवरग्रीन टॉपिक है। सबसे पहला MCQ पॉइंट, ये लागू किस पर होता है? हाँ, ये लिमिट्स बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। इसके लिए 500,000 का रूल याद रखिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर 5 करोड़ या
नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा 500 करोड़। या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सीएसआर लागू हो जाएगा। तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो काफी है। और खर्च कितना करना है? पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2%। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कंपनी ये पैसा खर्च नहीं कर पाती तो क्या होगा? हाँ, यहीं पर अमेंडमेंट्स आए हैं। बिल्कुल। अब यहाँ 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1, जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। ओके। इस केस में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर आपको वो पैसा शेड्यूल 7 में दिए गए फंड्स में, जैसे पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर करना होगा। और दूसरा सिनेरियो? अगर पैसा किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए था तो नियम अलग है। तब आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिनों के अंदर वो अनस्पेंट अमाउंट एक स्पेशल अकाउंट, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में डालना होगा। अच्छा, एक अलग अकाउंट में। हाँ, फिर कंपनी के पास उस पैसे को खर्च करने के लिए अगले 3 साल होते हैं। अगर 3 साल में भी खर्च नहीं कर पाए तो पैसा शेड्यूल 7 वाले फंड में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ये टाइमलाइंस 6 महीने वर्सेस 30 दिन, ये एमसीक्यूज के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एकदम। ये भी क्लैरिफाई करना जरूरी है कि क्या सीएसआर नहीं है। अक्सर कंपनियां इसमें क्रिएटिव होने की कोशिश करती हैं। हाँ, बिल्कुल। 2 बातें साफ हैं। एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए किया गया खर्च सीएसआर नहीं है। ठीक है। और दूसरा, ऐसी एक्टिविटी जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है वो भी सीएसआर नहीं है। मैंने केस देखा था जहां एक कंपनी ने मैराथन स्पॉन्सर करने के खर्चे को सीएसआर में दिखाने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन मिनिस्ट्री ने कहा कि क्योंकि आपका लोगो हर जगह लगा था, ये मार्केटिंग एक्सपेंस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आपकी नीयत देखी जाती है। ठीक है, तो खाते तैयार हैं, ऑडिट हो चुके, बोर्ड ने अप्रूव कर दिए, अब कहानी का आखिरी पड़ाव क्या है? आखिरी 2 पड़ाव हैं सर्कुलेशन और फाइलिंग। सेक्शन 136 कहता है कि एजीएम होने से कम 21 दिन पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट, हाँ, ये सब सभी मेंबर्स को भेजने होंगे। और फिर सरकार को बताना, मतलब फाइलिंग विद आरओसी। वो है सेक्शन 137। एजीएम होने के 30 दिनों के अंदर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी के पास फॉर्म एओसी 4 में फाइल करने होते हैं। यहाँ एक और टेक्निकल टर्म आता है, XBRL। ये क्या बला है? और ये भी एक MCQ ट्रैप लगता है मुझे। XBRL यानी एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इसे ऐसे समझिए कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर नंबर पर एक बारकोड लगा रहे हैं ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से रीड और एनालाइज कर सके। अच्छा। ये लिस्टेड कंपनीज या जिन कंपनियों की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए और मोर है, या टर्नओवर 100 करोड़ रुपए और मोर है, या जो इंड एएस फॉलो करती हैं, उन पर लागू होता है। और उन्हें AOC 4 XBRL फॉर्म भरना होता है। सही। और यहाँ एक सुनहरा नियम भी है। हाँ, और ये क्लासिक MCQ ट्रैप है। वंस XBRL ऑलवेज XBRL। मतलब अगर एक बार आपकी कंपनी पर XBRL लागू हो गया तो फ्यूचर में अगर आप उन थ्रेशोल्ड्स के नीचे भी चले जाते हैं तब भी आपको XBRL में फाइलिंग करनी होगी। अच्छा, ये नियम कंटिन्यूटी के लिए। बिल्कुल। कहानी का एक आखिरी किरदार बचा है, इंटरनल ऑडिटर, सेक्शन 138। एक्सटर्नल ऑडिट से पहले ये एक अंदरूनी जांच है। ये किन कंपनियों के लिए जरूरी है? इसकी एप्लीकेबिलिटी लिस्ट थोड़ी लंबी है पर एग्जाम के लिए जरूरी है। सीधी सी बात, हर लिस्टेड कंपनी को तो इंटरनल ऑडिटर रखना ही है। ओके। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज के लिए टर्नओवर, लोन, कैपिटल और डिपॉजिट्स की लिमिट्स दी गई हैं। जैसे किसी भी प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर अगर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है या लोन 100 करोड़ से ज्यादा है तो इंटरनल ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? क्या उसे सीए होना जरूरी है? जरूरी नहीं। यही इस सेक्शन का इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंटरनल ऑडिटर एक सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट या एनी अदर प्रोफेशनल हो सकता है जिसे बोर्ड ठीक समझे। कोई भी प्रोफेशनल? हाँ, और मजे की बात, वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है और नहीं भी। वेट, अगर वो एम्प्लॉय है तो क्या यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा? ये एक वैलिड कंसर्न है। कानून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो एक कॉम्पिटेंट और ऑब्जेक्टिव व्यक्ति को चुने, भले ही वो एम्प्लॉय क्यों ना हो। असल में कई बार एक एम्प्लॉय कंपनी के प्रोसेसेस को बाहरी व्यक्ति से बेहतर समझता है, जिससे इंटरनल ऑडिट ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो आज हमने कंपनी के खातों की पूरी कहानी समझी, सेक्शन 128 में रिकॉर्ड बनाने से लेकर सेक्शन 137 में उन्हें फाइल करने तक। हमने NFRA जैसे रखवालों,
बोर्ड की जिम्मेदारियों और CSR के जरिए सामाजिक भूमिका को भी देखा। ये सभी सेक्शंस मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करता है। बिल्कुल। और मैं आज की चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरूर। ये पूरा कानून हमें बताता है कि जो हो चुका है उसे सही से रिपोर्ट कैसे करना है। लेकिन एक फ्यूचर सीए होने के नाते आप इस रिपोर्टिंग की समझ का इस्तेमाल कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस को बेहतर बनाने में कैसे कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग को सिर्फ एक कंप्लायंस की मजबूरी से एक स्ट्रेटेजिक टूल में कैसे बदला जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।